वह थकी हारी घर में दाखिल हुई तो उसे घर में गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। इस वक्त तो घर में हंगामा मचा हुआ होता है, सुकून के लिए दो पल नसीब नहीं होते, और आज इतनी खामोशी क्यों है? वह बड़बड़ाती हुई बाहरी सीढ़ियां चढ़कर अंदर हाल में आई थी। उसका अंदाजा दुरुस्त था, वाकई घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ रुखसार बेगम थीं जो सामने रखे सोफे पर किसी बुत की तरह खामोश बैठी थीं। शुक्र है अम्मी, आप मिल गईं। इस वक्त तो आप भी अपने इस पूरे कुनबे की खिदमत में मसरूफ होती है। जल्दी से मुझे खाना दे दें, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हो बैक वहीं पटकते धड़ाम से उनके बराबर सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। रुखसार बेगम ने पलटकर अपनी 19 साल की बेटी को देखा, जिनकी उठी हुई नाक पर हर वक्त गुस्सा धरा रहता था। वह इंतहाई खूबसूरत थी, शहद रंग आंखें और उसी रंग के लंबे बाल जिनमें हल्के हल्के कर्ल्स बनते थे, सफ़ेद रंगत जिसमें गुलाबी पंसा घुला हुआ था। शायद बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसकी रंगत तमतमा रही थी। वह दाएं हाथ की हथेली को दबाते बार बार अपनी लंबी पलकें झपका रही थी। आज कॉलेज में बहुत ज़्यादा काम था, मैं बहुत थक गई। पता नहीं आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूं, मुझसे नहीं होती है पढ़ाई। अल्लाह करे जल्दी से इम्तहान हो और इस पढ़ाई से तो जान छूटे। उसके बाद मैं किसी हसीन और जमील और इंतहाई अमीर इंसान से शादी करके उसके घर में राज करूंगी। वह एकदम अलर्ट होकर बैठ गई थी, जैसे तसव्वुर ही तसव्वुर में खुद को किसी सल्तनत की मलिका बनते हुए देख रही हो। उसके खूबसूरत लबों पर एक मुस्कान आ ठहरी थी। रुखसार बेगम अब भी खाली खाली नज़रों से उसे देखती रह गईं। उफ, हो, क्या है अम्मी, ऐसे बैठी रहेंगी क्या? अभी कोई ना कोई आकर आपको कोई काम कह देगा। इस खानदान का गुजारा थोड़ी होता है आपको काम कहे बिना। सख्त भूख लगी है मुझे। कहीं टिंडे तो नहीं पकाए आपने जो आप इस तरह खामोश बैठी हैं और मुझे बता नहीं रही? वह एकदम माँ की तरफ मुड़ी थी, झुंझलाए हुए अंदाज में कहते हुए। उसके खूबसूरत चेहरे पर खफगी फैल गई। रुखसार बेगम ने बमुश्किल खुद को संभाला। हानिया, जाकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे कमरे में। खाना खा लो, उसके बाद कुछ देर आराम कर लेना, क्योंकि शाम में तुम्हारा निकाह है। बोलते बोलते उनकी आवाज़ मदहम हो गई थी। वह जो माँ की बात पर सर हिलाते उठने की तैयारी कर रही थी, उनकी आखिरी बात पर हैरानी से उनकी समत मुड़ी। शाम को क्या है मेरा? उसकी आवाज़ में हैरानी ही हैरानी थी। रुखसार बेगम ने बमुश्किल सर उठाकर उसकी समत देखा। उन्हें अपनी बेटी की जिद और गौस्से का पता था, मगर इतना भी जानती थीं कि इस घर में छाई खामोशी का मतलब कुछ और नहीं, बल्कि वही था जो वह अपनी बेटी को बता रही थीं। इस बड़े से कुनबे के सब लोग यह तबाहकुन फैसला करने के बाद अपने अपने कमरों में सिर्फ इसलिए बंद हो गए थे कि अपनी बेटी को सिर्फ वह तन्हा भुगत सकें। उनमें से किसी को रुखसार बेगम की ख्वाहिशात से कोई लेना देना नहीं था। वह सब अपना अपना फैसला सुनाकर चले गए थे, और अब उन्होंने सिर्फ शाम के वक्त ही अपने कमरों से निकलना था, निकाह के लिए। हानिया हुसैन अली का निकाह। हाँ, तुम्हारा निकाह है शाम को जयान के साथ। अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, ये सब मेरे इख्तियार में नहीं है। तुम्हारे चाचा जान ने फैसला सुनाया है। बकौल उनके, तुम्हारे बाबा जान मरने से पहले यह फैसला कर गए थे। वह धीमी आवाज में बोलती उसके बराबर से निकलने लगी थीं, मगर हानिया की पूरी आंखों में हैरानी के बाद अब एकदम सख्त नफरत आई थी। एक मिनट, रुकें। ये सारे फैसले किसने किए? पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आप मजाक कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मेरा और जयान भाई का कोई जोड़ ही नहीं बनता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उनके साथ निकाह कर लूं। अगर ये बात सच है तो मुझे हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी बात कहते हुए किसी को शर्म क्यों नहीं आई। बाबा जान को मरे हुए 10 साल गुजर चुके हैं, और उनके ऊपर हर फैसला थोप देना कि ये बात बाबा जान ने कही थी, कहाँ से अच्छी बात है? आखिर आप इन सबके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती? वह एकदम फट पड़ी थी। रुखसार बेगम की आंखों में आंसू उतरने लगे। मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस खानदान वालों ने ही हमें सहारा दिया है। वो चाहते तो मुझे 2 बेटियों के साथ इस घर से बाहर निकाल देते, तब मैं कहाँ जाती? तुम्हारे तो नाना नानी भी जिंदा नहीं थे। ये तो इनका एहसान है कि उन्होंने मुझे इस घर में पनाह दी, तुम दोनों को बिल्कुल बाप जैसा प्यार दिया, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। इसके बदले में अगर वो लोग तुम दोनों के बारे में कोई फैसला करते हैं तो उसमें तुम दोनों की ही भलाई है। वह बुझी हुई आवाज़ में कह रही थी। हानिया के चेहरे पर पहले ताज्जुब और फिर शदीद गुस्सा फैल गया।
बस करें अम्मी जान, हमारे मुताल्लिक कभी कभार कोई फ़ैसला नहीं, वो ज़िंदगी भर हमारे मुताल्लिक फ़ैसले करते आए हैं। और क्या तानिया के मुताल्लिक भूल गई हैं आप? उनके बारे में भी तो उन्होंने ही फ़ैसला किया था ना? वो फ़ैसला कौन-सा ठीक था? और अब इन सबको मैं याद आ गई हूँ बकरे की तरह कुर्बान होने के लिए। अपने इस लाडले सपूत के गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए जाने बाहर से किस गुनाह का फल उठाकर अपने साथ ले आया है। वह एकदम तल्ख लहजे में बोलती चली गई थी। रुखसार बेगम ने घबराकर बंद कमरों की तरफ देखा। शुक्र था कि वहां हाल में कोई नहीं था, वरना हानिया की बातों पर एक तमाशा लग जाता और हानिया के साथ साथ रुखसार बेगम के साथ भी जो सुलूक होता वो किसी से छुपा नहीं था। तुम अपने कमरे में जाओ, ठंडे दिमाग से इस बात पर सोचो। जयान अच्छा लड़का है, अमरीका से पढ़ लिख कर आया है। उसके जैसा हसीन और आइडियल लड़का पूरे खानदान में नहीं है। एक जरा सी बात का बवंडर बनाकर तुम इतना गुस्सा मत करो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें अच्छाई बुराई की समझ नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है कि जयान तुम्हारे लिए एक बेहतरीन शौहर साबित होगा। वह एकदम उसके हाथ थाम कर बोली थी। हानिया के चेहरे पर शौक जैसी कैफियत फैली। उसने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा। इसका मतलब है कि ये सारी बातें सच हैं? मुझे लगा अब तक आप सिर्फ मुझे कायल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि मेरे रिश्ते की बात चला सकें। मगर आपकी बात से अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई आज शाम मेरे और जयंत के निकाह की तैयारी कर चुके हैं आप लोग। उसके लहजे में तंज उभर आया था। उसने एक झटके से सोफे पर पड़ा अपना बैग उठाया। रुखसार बेगम के हाथों से अपने हाथ तो वह कब के छुड़ा चुकी थी। मैं जयान के साथ निकाह नहीं करूंगी अम्मी। वो मुझे इंसान कम और वहशी दरिंदा ज्यादा लगता है। कभी भूल भटके से भी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नहीं आई और मुझे तो वो यूं देखता है जैसे कच्चा खा जाएगा। 30 साल का है वो और मेरी उम्र 19 साल है। 11 साल बड़ा है वो मुझसे। भला मैं उससे कैसे शादी कर लूं? और वो भी इस सूरत में जबकि वो एक बच्चे का बाप भी है। वह बोलती चली गई थी। रुखसार बेगम ने बेबसी से अपने होंठ काटे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चुप हो जाओ, खुदा के लिए हानिया, न जाने क्या बोले जा रही हो। एक बच्चे का बाप है तो उसमें बुराई ही क्या है? और बच्चे की उम्र सिर्फ चंद माह है। वो मासूम तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा? वह बमुश्किल घबराए हुए अंदाज में अपनी बेटी के सामने खड़ी थी। हानिया ने अफसोस भरी निगाह अपनी माँ पर डाली। आपके साथ बहस का कोई फ़ायदा नहीं है अम्मी। आप सिर्फ एक कठपुतली हैं। आपके ससुराल वालों ने आपको जो हुक्म दे दिया है, आपको वो पूरा करना ही है, चाहे इस सूरत में आपकी बेटी ही क्यों न कुर्बान हो जाए। और हाँ, उन्होंने आपको मेरे और जयान के निकाह का हुक्म तो दे दिया, लेकिन क्या ये बताया कि जयान का वो बेटा किसका है? जयान बाहर कहाँ कहाँ मुंह मारता फिरता था। कुछ तो किया था ना उसने, जिसके नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ, जिसे वो उठाकर यहाँ ले आया और सबको कहानी सुनाता है कि इस बच्चे की माँ एक हादसे में मर गई और उसने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब उसे इस बच्चे के लिए एक आया चाहिए और आप सब लोग बखुशी मुझे उसकी झोली में डाल देना चाहते हैं। वेरी गुड अम्मी जान। सारी जिंदगी अपने ससुराल वालों के खाने पका पका कर अब अपनी बेटी को भी प्लेट में रखकर उनके सामने पेश कर दें। आप बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने तानिया के साथ किया था। उसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई थी। सफ़ेद चेहरे पर लाली सी फैलने लगी थी। निचले होंठ का दायां कोना कचेलती वह एकदम पलटकर अपने कमरे की तरफ भागती चली गई थी। रुखसार बेगम ने नम आंखों के साथ अपनी बेटी को जाते देखा। खुद इस फैसले पर उनका दिल बुरी तरह कट रहा था, मगर वह जानती थीं इनकार की न तो कोई सूरत थी और न ही कोई गुंजाइश। जो फैसला उनके ससुराल वाले मिलकर कर चुके थे, अब इस फैसले को हर हाल में पूरा करना ही था। घड़ी की सुइयां सरक रही थीं। शाम होने में कुछ ही घंटे बाकी थे और ये शाम हानिया हुसैन अली की जिंदगी में कहर बनकर टूटने वाली थी। आहट पर रुखसार बेगम घबराकर मुड़ी। वह उनके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसने सब कुछ सुन लिया है। रुखसार बेगम को बुरी तरह घबराहट हुई। वह उनकी जेठानी का बेटा था, जिसने जिंदगी भर उनके मुताल्लिक हर फैसला खुद किया था और जायान की दुल्हन हानिया बनेगी, ये बात भी उसने ही तय कर ली थी। कोई बात नहीं जायान बेटा, तुम दिल पर मत लो। बच्ची है, नासमझ है, मैं अभी जाकर समझा दूंगी और शादी से पहले लड़कियां ये सब करती ही हैं। तुमने कहा था कि तैयारी करो, आज शाम निकाह जरूर होगा। रुखसार बेगम की बात पर वह अपनी सियाह निगाहें उन पर गाढ़े खामोशी से खड़ा रहा। वह हैंडसम था, ये बात सब कहते थे, लेकिन अपने मुताल्लिक बहुत सी बातें आज उसे उस छोटी सी लड़की से पता चली थीं जिनके बारे में उसे कोई अंदाज़ा नहीं था। होंठ भींचे वह खामोशी से सामने खड़ी अपनी चाची को देखता रहा और खामोशी से सर हिलाकर पलट गया।
उसकी चाल में मजबूती थी, पछतावे या किसी गलत फैसले की शर्मिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हानिया ने नफरत से ये मंजर देखा और धाड़ से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती अंदर चली गई। उसे लगा था कि उसके इनकार का कुछ तो असर होगा, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। शाम घर में उतर आई थी और शाम होते ही हानिया को अंदाज़ा हो गया कि ये कोई छोटा मोटा निकाह नहीं, बल्कि बाकायदा शादी की एक तकरीब थी। पूरे खानदान के लोगों को दावत दी गई थी। कैटरिंग वाला सजावट कर चुका था और इस वक्त नीचे लॉन्च से कहकों और बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वह अपने कमरे में बैठी सिरे से सुलग रही थी जब रुखसार बेगम कमरे में दाखिल हुईं। ये कपड़े तुम्हारी चाची ने भेजे हैं, जाओ जल्दी से बदल कर आओ। ब्यूटिशियन तो मैंने बुलाई नहीं, पता था तुम मुझसे मेकअप नहीं कराओगी, इसीलिए खुद ही कर लेना। वैसे भी तुम हर रूप में प्यारी लगती हो। वह सादगी से कहते ही पलटकर बाहर चली गईं। हानिया ने सुलगती निगाह से अपनी माँ की तरफ देखा, मगर उसे पता था कि एहतिजाज करना फजूल है। उसके एहतिजाज का असर सिर्फ उसकी माँ पर ही पड़ना था और उन पर ढाए जाने वाले जुल्मों में इजाफा ही होना था। सो उसने अपनी जंग अपने तौर पर लड़ने का फैसला कर लिया। आईने के सामने लाल अरूसी जोड़ा पहनकर खड़े होते उसने अपने अक्स को देखा। भूल है ये तुम्हारी जयान अली कि पूरी जिंदगी ऐशपरस्ती में गुजारने के बाद तुम्हें एक नेक लड़की अपनी बीवी के तौर पर मिल जाएगी, जो तुम्हारी दिलपशोरी करेगी और तुम्हारे बच्चे को संभालेगी। मुझसे तुम हर चीज़ की उम्मीद कर सकते हो, मगर वफादारी की तो हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारा और तुम्हारे वालिदैन का ये फैसला कितना गलत था। नफरत भरे अंदाज में कहते वह अपने सामने रखा मेकअप उठाकर पटक रही थी। न चाहते हुए भी कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके उसने अपने चेहरे पर घूंघट निकाल लिया। उसे पता था कि वह हसीन है, दुनिया ने हमेशा उसकी तारीफ की थी, और आज वह खुद को दुल्हन के रूप में देखकर ये मानने पर मजबूर हो गई थी कि हुस्न उस पर टूटकर बरसा था। दुल्हनों को तो हाथों पर मेहंदी भी लगाई जाती है, मैं कैसी दुल्हन हूँ जिसे तैयार करने की किसी के पास फुर्सत ही नहीं। वह तल्ख अंदाज में हंस पड़ी। यहाँ सबको सिर्फ अपनी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने की पड़ी है। लोग मुझे दुल्हन कम और एक कठपुतली ज्यादा समझते हैं। वह तल्ख होती जा रही थी। शायद अपने मुताल्लिक वह और भी बुरे अंदाज में सोचती अगर दरवाजे पर दस्तक देकर कुछ लोग अंदर दाखिल न हुए होते। उनमें रुखसार बेगम भी शामिल थीं। आते ही उन्होंने उसके ऊपर एक चादर डाल दी। निकाह का वक्त हो गया है बेटा, मौलवी साहब आए हैं, तुम्हारे चाचा भी हैं और साथ में झायान भी। उन्होंने तंबीही अंदाज में समझा दिया कि उसने इनकार नहीं करना। चाचा जान की मौजूदगी में भला वह इनकार कर भी कैसे सकती थी। हानिया के लबों पर तल्ख मुस्कुराहट बिखर गई। वह रोना नहीं चाहती थी, मगर आंसू पलकों की बांध तोड़कर चेहरे पर बिखरने लगे। आज सुबह तक उसकी जिंदगी कितनी मुकम्मल, कितनी हसीन थी। वह पढ़ रही थी, मगर किसी ने ये पूछना ज़रूरी नहीं समझा कि उसकी डिग्री का क्या होगा। उसकी तालीम अधूरी थी, उसके ख्वाब अधूरे थे, मगर वहाँ सबको सिर्फ अपनी पड़ी थी। सब सिर्फ उसे इस्तेमाल करना चाहते थे। क्या आपको ये निकाह कबूल है? भारी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। मौलवी साहब पूछ रहे थे। निकाहनामा उसके सामने पड़ा था। सजा हुआ मनकश पेन रुखसार बेगम ने आगे बढ़ाकर उसके हाथ में थमा दिया। एक नामानूस सी मर्दाना परफ्यूम की महक उसके पास बिखरने लगी। कोई उसके बराबर सोफे पर आकर बैठा था। मौलवी साहब एक बार फिर पूछ रहे थे। रुखसार बेगम ने हानिया के कंधे पर अपने हाथ का दबाव बढ़ा दिया, जैसे खामोश इल्तिजा कर रही हूं। गहरी सांस लेते हानिया ने कहा, कबूल है। एक झटके से उसने सामने रखे निकाहनामे पर दस्तखत किए और खुद को उस शख्स की बीवी बना दिया जो न जाने कितनी बीवियां और कितनी गर्लफ्रेंड्स रख चुका था। यह हानिया का अंदाज़ा था और उसे यकीन था कि उसके अंदाजे से बात कहीं गुना ज्यादा खौफनाक है। कमरे से लोग रुखसत होना शुरू हो गए थे। मेहमान खाना खा लें तो हानिया को ज़यान के कमरे में भेज देना है। हमें कौन सी लंबी चौड़ी रुखसती करनी है? बच्ची ने एक कमरे से दूसरे कमरे में ही तो जाना है। तुम्हारी आंखों के सामने रहेगी तो तुम्हारे दिल को भी सुकून रहेगा। देखा, मैं न कहता था कि मेरे फैसले मानोगी तो खुश रहोगी तुम भी और तुम्हारी बेटियां भी। चाचा जान गुरूर से कहते हुए रुखसार बेगम को तसल्ली दे रहे थे। घूंघट की ओट में हानिया ने बेबसी से अपने होंठ काटे। बाप के मरने की इन माँ बेटियों को इतनी गहरी सज़ा मिली थी कि आज तक वो अपने लिए खुशी का एक पल भी हासिल नहीं कर पाई थीं।
कमरा खाली होने लगा तो उसके जहन में तानिया का मंजर लहराया, जो उससे महज 2 साल बड़ी थी और उसी तरह भेड़ बकरियों की तरह उसकी भी शादी कर दी गई थी। ये और बात कि उसका रिश्ता चाचा जान ने अपने किसी जानने वाले में किया था। पिछले 2 बरसों में वो एक बार भी पलटकर घर वापस नहीं आई थी। चाचा जान के मुताबिक उसके ससुराल वाले अमरीका शिफ्ट हो गए थे। रुखसार बेगम उसकी याद में दिन रात तड़पती थीं। कई बार फोन करने की कोशिश की गई थी मगर तानिया का नंबर हमेशा बंद जाता था। चाचा जान खुद ही उसकी खैरियत की इत्तला देते रहते थे, लेकिन न तो हानिया का दिल मुतमिन होता था और न ही रुखसार बेगम का। तानिया कहाँ थी, कैसी थी, उसके ससुराल वालों ने उसके साथ क्या किया था, इस बात से कोई वाकिफ नहीं था। सिर्फ चाचा जान की कही हुई बातें ही थीं जिन पर यकीन करके वो दोनों माँ बेटियां अपना सर झुका देती थीं। और बिल्कुल उसी तरह आज मेरी भी बलि चढ़ा दी गई। अब मेरे साथ क्या सलूक होगा, इससे चाचा जान को क्या परवाह। उन्होंने तो बस अपने उस आवारा बेटे को एक बीवी का तोहफा दिया है ताकि उसका दिल लगा रहे और उसके बच्चे की अच्छी परवरिश होती रहे। वो सुलग उठी थी। शायद अभी कोई उस बच्चे को लाकर मेरी गोद में डाल देगा और मुझे हुक्म देगा कि इसका डायपर बदल दो और इसका फीडर बना दो। उसका खून खौल रहा था, आंसू लगातार गालों पर बह रहे थे। उसने एकदम बेबसी से अपने सारे आंसू रगड़ डाले। मैं रोऊंगी नहीं, रुलाऊंगी। मेरे साथ जबरदस्ती करने वालों को उनका अंजाम पता चलेगा और खास तौर पर जयान अली, तुम पछताओगे उस लम्हे को जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए हामी भरी थी। अपने ऊपर ओढ़ी हुई चादर उसने उतार कर दूर फेंक दी। कमरा खाली हो चुका था। वो चाहती तो रो भी सकती थी, मगर अब उसने न रोने की कसम खा ली थी। अब वो सिर्फ रुलाना चाहती थी। बेबसी बगावत बन रही थी और वो इस बगावत को रोकना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद उसे ज़यान के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में खूबसूरत सजावट की गई थी। बेड के चारों तरफ लाल और सफ़ेद फूलों की लड़ियां थीं। दरमियान में भी कई जगह फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। पूरा कमरा ही फूलों की खुशबू से महक रहा था। कोई आम वक्त होता तो उसे यह खुशबू अच्छी लगती, लेकिन इस वक्त तो उसे अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हो रहा था। यूं ही बैठकर वो खाली खाली नज़रों से सामने दीवार को ताकने लगी। कमरे में जगह जगह जयान की तस्वीरें लगी थीं, उसकी कामयाबियां, उसकी डिग्रियां। उसकी निगाहें एक तस्वीर पर जमकर रह गईं। उस तस्वीर में वो अपने बेटे को गोद में उठाए खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस वो खामोशी से अपने बेटे को देख रहा था। यह तस्वीर किसी ने बिना बताए ली थी और उस तस्वीर में वो इतना हैंडसम लग रहा था कि एक पल के लिए हानिया भी ठिठक कर उसे देखने लगी थी। कमरे के दरवाजे पर आहट हुई तो उसने बेख्तियार अपना रुख मोड़ लिया। भारी कदमों से चलता कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जरदार दुपट्टे का घूंघट उसके चेहरे के आगे गिरा हुआ था। वो यूं ही साखित बैठी रही। हाँ, अलबत्ता उसके हाथों में मामूली सी लर्जिश आई थी। रिलैक्स होकर बैठ जाओ, इतनी नर्वस मत हो। मुझे पता है कि तुम इस शादी के लिए तैयार नहीं थीं। सारी लड़कियों को शादी के वक्त एंग्जाइटी होती है। नरम, मेहरबान आवाज में कहते हुए वो बेड पर उसके मुकाबले आकर बैठ गया। हानिया सर से लेकर पैर तक सुलग उठी। उसे कुर्बान कर देने के बाद अब वो उसे यह बता रहा था कि उसकी मर्जी के बिना वो उसे हाथ नहीं लगाएगा। एक नफरत की लहर हानिया के अंदर जगी। एक झटके से उसने अपने चेहरे के आगे ओढ़ा हुआ घूंघट पीछे उलट डाला। उसकी निगाह अपने बिल्कुल सामने बैठे जयान अली पर पड़ी, जिसके चेहरे पर नरम सा तासुर था। सामने से देखने पर वो तस्वीरों से बढ़कर हैंडसम नजर आता था। वो दराज कद था, उसकी जिस्मानियत मजबूत थी। उसने अपना सर झटका। मुझे यहाँ उसकी खूबसूरती पर किताब नहीं लिखनी, बल्कि उसे अपना फैसला सुनाना है। वो अंदर ही अंदर अपने अल्फाज तरतीब दे रही थी, ये जाने बगैर कि सामने बैठा शख्स महवियत से उसके हुस्न को देख रहा था। तुम इतनी बड़ी कब हो गई हानिया? मुझे तो पता ही नहीं चला। वो खुद को संभालते हुए बोला, शायद अपने जज्बात से परेशान हो रहा था, जो उसके हसीन वजूद को देखते ही बेइख्तियार हावी होने लगे थे। नहीं, मैं इतनी बड़ी नहीं हुई जितना आप समझ रहे हैं। आप 30 साल के हैं, मुझसे पूरे 11 साल बड़े, और मैं सिर्फ 19 बरस की हूँ। लेकिन आप तो खुश हो रहे होंगे ना, इतनी कम उम्र बीवी मिल गई, वो भी बैठे बिठाए, जबकि आप एक बच्चे के बाप भी हैं। अरे कहाँ है आपका बेटा? आपने अभी तक अपना बच्चा लाकर मेरी गोद में नहीं डाला और मुझे ये हुक्म नहीं दिया कि आज से मैं आपके बच्चे की जिम्मेदार हूँ। मुझे उसकी देखभाल करनी है। उसकी देखभाल में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, वरना आपसे बुरा और कोई नहीं होगा। वो एकदम सुलग कर बोलती चली गई थी।
जयान ने ठिठक कर हानिया को देखा। क्या हो गया हानिया? मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मुझे पता है कि आज हमारी शादी की रात है। भला आज की रात मैं तुम्हें अपने बच्चे को संभालने के लिए थोड़ी ना कहूँगा। वो हल्की सी शरारत के साथ बोला। हानिया के लब साखित हुए। वो अपने आप में सिमटने पर मजबूर हो गई थी, मगर ये सिमटना शर्म हया के सबब नहीं था, उस नफरत के सबब था जो उसे सामने बैठे जान से महसूस हो रही थी। मुझे आपको कुछ बताना है। मैं शादी पर रजामंद नहीं थी। अम्मी ने मुझे मजबूर किया कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं, क्योंकि उनके ऊपर पूरे खानदान का दबाव था। आपके वालिदैन और बाकी लोग जिन्होंने अब्बा के इंतकाल के बाद हमें इस घर में रहने दिया, अपने सारे एहसानों का बदला वापस लेना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने मुझे आपकी बीवी बनाने के लिए चुन लिया और मैं इनकार न कर पाई। वो तल्ख लहजे में बोलती चली गई। जयान के चेहरे के तासुरात बदले। तुम शादी से इनकार क्यों करना चाहती थी? क्या मेरे और तुम्हारे एज गैप की वजह से, या फिर मेरे बच्चे की वजह से? वो लब भींचकर बोला। चेहरे की नरमी गायब हो चुकी थी। हानिया ने सर उठाकर उसकी समत देखा। अपने अंदर ढेरों हिम्मत जमा करनी पड़ रही थी उसे वो सब कुछ कहने के लिए जो वो कहने वाली थी। नहीं, न तो एज गैप प्रॉब्लम है और न ही आपका बच्चा। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती थी। पिछले कई सालों से मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। हमारा रिलेशनशिप हर तरह की हदें पार कर चुका है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो जी कड़ा करके लगातार बोलती चली गई। यह और बात कि उसकी बात सुनते ही सामने वाले के तासुरात एकदम बदल गए। जयान ने पहले हैरत से अपने सामने बैठी लड़की को देखा जो कितनी बड़ी बात कर रही थी, और फिर अगले ही पल उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। सोच समझ कर बात करो। तुम क्या कह रही हो? कुछ अंदाजा भी है? किसे पसंद करती हो? किसके साथ ताल्लुकड़ है तुम्हारा? उसकी आवाज में तलखी उतर रही थी। हानिया को अपने अंदर ठंडक सी पड़ती हुई महसूस हुई। यही तलखी, यही नफरत तुम लोगों ने मेरे अंदर बोई है, आज वही सूद समेत वापस करूंगी। मेरी दोस्त का भाई है वलीद। बहुत अरसे से हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरा इरादा था कि तालीम पूरी होते ही मैं उसे कहूंगी तो वो रिश्ता लेकर मेरे घर आएगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे मोहलत ही नहीं दी और जोर जबरदस्ती मुझे यहाँ लाकर बैठा दिया आपकी सजी हुई सेज पर। लेकिन मेरे दिल में सिर्फ वलीद है और मैं उसके अलावा किसी और की बीवी बनकर नहीं रह सकती। मुझे आपसे तलाक चाहिए। वो रुख मोड़े तेजी से बोलती जा रही थी। अपने हाथों की लर्जिश छुपाने के लिए उसने दोनों हाथों को मजबूती से एक दूसरे के साथ जकड़ रखा था। जयान चंद लम्हों तक सख्त निगाहों से उसे देखता रहा और फिर एक झटके से बेड से उठ खड़ा हुआ। झूठ बोल रही हो तुम, वो दो टूक अंदाज में बोला। हानिया का दिल जोर से धड़का। आपसे किसने कहा कि मैं झूठ बोल रही हूं? चंद महीने हुए हैं आपको अमेरिका से वापस आए हुए। आप मुझे कितना जानते हैं? इस बार वो सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। जान साकित रह गया। उसके वजीह चेहरे पर सरखी फैल गई थी। मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं वलीद के बिना नहीं रह सकती। खानदान के जोर पर मैंने ये निकाह कर तो लिया है, लेकिन आप कल सुबह सबको बता दीजिएगा कि हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। उसके बाद मैं वलीद से शादी कर लूंगी। इंतहाई इत्मीनान से कहते हुए वो दोनों हाथों में अपना लहंगा उठाकर उसके बराबर से निकलने लगी थी, मगर जवाबन उसने यकलख्त उसे दोनों कंधों से थामकर अपने सामने कर लिया। हानिया के उसान खता हुए वो सुर्ख आंखें लिए उस पर झुकता हुआ कह रहा था, फिलहाल तो तुम मेरे निकाह में हो और मेरी बीवी के मुंह से किसी और मर्द का नाम निकले, मुझे ये गवारा नहीं है। कौन से ताल्लुकात और कैसी मोहब्बत? आज के बाद मेरे सामने किसी और मर्द का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेवकूफ़ी की भी कोई इंतहा होती है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतनी इमेच्योर लड़की हो। किसी और को पसंद करती थी तो निकाह से पहले बताना था। निकाहनामा पर साइन करते वक्त तुम्हारे हाथ कैसे नहीं कांपे? धोखा दिया है तुमने मुझे, और धोखे के बदले में सिर्फ धोखा ही मिलता है, मोहब्बत या नरमी नहीं। वह उसके ऊपर झुकता उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोल रहा था। हानिया का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। सारी बहादुरी हवा हो गई। वह तो सोच रही थी जो कहानी उसने घर कर सुनाई है, उस कहानी पर वह मुश्तिल हो जाएगा। हालांकि उस मर्द को गवारा है कि उसकी बीवी के किसी दूसरे मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हों। वह उसे खड़े खड़े काटे, मगर न जाने ये सामने खड़ा शख्स किस मिट्टी का बना था। उसे गुस्सा तो आया था जो अश्तियाल से बेकाबू हो रहा था, मगर बजाय उसे तलाक देने के न जाने वह क्या फैसला कर चुका था। हानिया की धड़कन गुम होने लगी। चेंज करके आओ। पहले तो मेरा इरादा था कि मैं तुम्हें वक्त दूंगा, मगर अब नहीं।
हमें इस रिश्ते को शुरू करना ही है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ताल्लुकात किसे कहते हैं। संगीन अंदाज में कहते हुए उसने उसे वॉशरूम की तरफ धकेल दिया था। हानिया का दिल रुकने लगा। वह जानबूझकर घंटा भर वॉशरूम में ही खड़ी रही थी, और जब खड़े खड़े उसकी टांगें दुखने लगीं तो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी। उसका जहन सुन्न हो चुका था। अगर उसने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगी। वह नफरत से सुलगती हुई बाहर निकली थी, मगर कमरा खाली था। वह जा चुका था। एक पल के लिए हानिया साकित हुई। मैं उसकी दस्तरस में थी, जो चाहे कर सकता था, और कहा भी तो उसने वही सब था। तो फिर क्या उसने मेरी बात मान ली कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ? इतना नेक लगता तो नहीं कि मेरी ख्वाहिश का एहतराम करे और यहाँ से चला जाए। सुलगती हुई वह बेड तक चली आई थी। जहाँ भी जाना है जाए, मेरी जान तो छोड़ दी है ना फिलहाल। करवट बदलते उसने आंखें मूंद कर सोने की कोशिश की थी। नया कमरा, नया बिस्तर, और सबसे बड़ी बात, कमरे में फैली उसकी परफ्यूम की महक। कुछ तो था जो उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रहा था। कई घंटे तक करवटें बदलने के बाद वह बड़ी मुश्किल से सो पाई थी, और जब सोई तो सुबह किसी के लगातार बजते अलार्म पर उसकी आंख खुली थी। वह घबराकर उठी। उठ जाओ, सब लोग नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, मेहमान जमा हैं नीचे। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा बालों में ब्रश फेर रहा था। उसे उठते देखकर बिना उसकी तरफ मुड़े संजीदगी से बोला था। हानिया ने गहरी सांस ली। तो अब उसे एक रिवायती दुल्हन की तरह बिहेव करना पड़ेगा। नाश्ते की मेज पर बैठना पड़ेगा, मुस्कुराकर जीतना पड़ेगा। उठते ही उसके सर में दर्द शुरू हो गया था। मुझे कॉलेज जाना है, मेरा आज ज़रूरी टेस्ट है, मेरे पास इन फालतू की चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। वह तल्खी से कहती हुई वॉशरूम की तरफ जाने लगी थी जब उसने लपक कर उसकी कलाई थाम ली। वह झटका खाकर उसके सीने से आ टकराई थी। अगर मैं तुम्हारी इज्जत का तमाशा नहीं लगा रहा तो मेहरबानी करके अपना मुंह बंद रखो। लोगों के सामने खुद को और मुझे डिग्रेड मत करो। जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें नीचे नाश्ता करने जाना है। कॉलेज कुछ रोज बाद चली जाना। उसकी आंखों में झांकते हुए वह दो टूक अंदाज में कह रहा था। हानिया को उसकी कुर्बत से वहशत होने लगी। मजबूत हाथ की पकड़ कलाई पर महसूस करते उसका दिल धक से रह गया। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, जानती हो ना, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं। मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो, जाकर तैयार होकर आओ। उसकी कलाई छोड़ते वह फिर से ड्रेसिंग टेबल की तरफ मुड़ गया था। हानिया की आंखों में नमी सी उतरने लगी, जिसे उसने सिर झटक कर आंसू बनने से रोका। अलमारी से कपड़े निकालकर वह वॉशरूम में जा घुसी थी। कुछ देर बाद जब बाहर निकली तो वह सोफे पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। उसे लिए वह नीचे चला आया, जहां खानदान के कई सारे मेहमान नाश्ते की मेज पर मौजूद थे। दोनों को एक साथ आते देखकर रुखसार बेगम के दिल में ढेरों सुकून उतरा था। उन्हें जियान पसंद था। जबरदस्ती के किए गए इस फैसले के बावजूद वह चाहती थीं कि हानिया इस रिश्ते को दिल से कबूल कर ले। यहाँ बैठ जाओ तुम दोनों। उन्होंने उठकर हानिया और जियान के लिए कुर्सी सेट की थी। जियान खामोशी से नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। वह भी झिझकते हुए उसके बराबर बैठ गई थी। चांद सूरज की जोड़ी है माशाअल्लाह, एक रिश्तेदार ने तारीफ की थी। वह खामोशी से अपने नाश्ते की प्लेट पर झुक गई। उसे अंदाजा न हो सका कि जियान के चेहरे पर कैसे तासुरात हैं, क्योंकि वह बिना कुछ कहे अपने कप में चाय उड़ेलने लगा था। कहीं मुलाजिमों के होने के बावजूद रुखसार बेगम लगातार किचन और टेबल के दरमियान चक्कर लगा रही थीं। हानिया को अफसोस होने लगा। आखिरकार वह अम्मी की इस घर में वह हैसियत बनेगी जो वह डिजर्व करती हैं। शायद कभी नहीं। इतनी कुर्बानियों के बाद भी कोई उन्हें इस घर का फर्द नहीं समझता। बस हर कोई उन्हें एक मुलाजिम समझता है, और मेरी हैसियत भी तो एक मुलाजिम जैसी ही है। जब जी चाहा शादी कर दी, जब जी चाहा कोई और फैसला कर दिया। वह अंदर ही अंदर कड़ती जा रही थी। अचानक ही वह चौंकी। चचा जान रुखसार बेगम से सवाल कर रहे थे। घर में गुलखान नजर नहीं आ रहा। खाने की तैयारी में वह तुम्हारे साथ मदद करवा देता था। 3-4 रोज हो गए हैं वह गायब है। उनकी बात पर हानिया ने भी सर उठाया था। रुखसार बेगम वापस मुड़ते मुड़ते रुक गईं। पता नहीं उस बेचारे के साथ क्या मसला है। परसों आया था, बड़ा ही अफसुर्दा लग रहा था। कह रहा था कि जिस बीवी को बड़े चाव से 1 महीना पहले ब्याह कर लाया था, वह किसी के साथ भाग गई है। अब वह कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है ताकि बीवी को किसी तरह वापस ला सके। इसीलिए कई दिन से गैरहाजिर है। रुखसार बेगम की बात पर चाय पीती फूफो ने मुंह बनाया। लो भाई, ऐसी बदकिरदार बीवी को वापस लाकर क्या करेगा?
जिसके अपने शौहर के होते हुए भी किसी दूसरे मर्द से ताल्लुकात हों, ऐसी लड़कियों को तो फौरन तलाक दे देनी चाहिए। अपने साथ साथ अपने शौहर की भी इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं। उनके बिल्कुल सामने बैठी हानिया का वजूद एक पल के लिए साकित हो गया। कल रात की सुनाई कहानी उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। साथ बैठे जियान ने हाथ में पकड़ा कप वापस मेज पर रख दिया था। चची जान भी सर हिलाकर फूफो की हाँ में हाँ मिला रही थीं। ऐसी लड़की से भला शादी ही क्यों की? आजकल की लड़कियों को भी न जाने क्या हो गया है। अच्छे भले शौहर के होते हुए घर से बाहर मुंह मारती फिरती हैं। ऐसे का तो कोई अंजाम नहीं होता। और मुझे तो ऐसे मर्दों पर हैरत होती है जो सब कुछ जानते बूझते ऐसी लड़कियों को अपने घर में जगह देते हैं। पहले दिन ही उन्हें तो गोली मार देनी चाहिए। चची ने तो इंतहा ही कर दी थी। हानिया बेतकल्लुफी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। उसे उठता देखकर जियान ने एक निगाह उस पर डाली थी। हानिया को उसकी आंखों से शोले निकलते हुए महसूस हो रहे थे। धड़कते दिल को संभालते वह तेजी से पलटकर अपने कमरे में चली आई। अरे इसे क्या हुआ? नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, शायद शर्मा गई होगी। नई नवेली दुल्हन है ना, चोंचले भी तो करने हैं। फूफो एक दफा फिर मुंह बनाए कह रही थी। जियान गहरी सांस लेता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। वह नैपकिन से हाथ और मुंह साफ करता घर से बाहर निकल गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या चीज़ बुरी लग रही थी, फूफो की बातें, अपनी माँ की बातें, या रात में जो कुछ हानिया ने उसे कहा था वह सब कुछ। अपने कमरे में बेचैनी से टहलती हानिया का बस नहीं चल रहा था कि अपने जिस्म पर पहना हुआ वह भारी जोड़ा उतार कर फेंक दे। हाथों में पहनी चूड़ियाँ तो उसने आते ही उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर ढेर कर दी थीं। शायद और भी कुछ करती जब दस्तक देकर रुखसार बेगम अंदर दाखिल हुईं। अपना मूड ठीक करो हानिया, सब नोट कर रहे थे कि तुम ठीक तरीके से बात नहीं कर रही। नई शादीशुदा दुल्हन हो, ये तेवर नहीं होते, उन्होंने आते ही खफगी से कहा था। वह झुंझलाकर पलटी। बस कर दो अम्मी जान, अब क्या मैं इनके पैर धो धोकर पीना शुरू कर दूं? कर तो ली है शादी, दुल्हन बनकर बैठ भी गई हूं, अब और क्या चाहती हैं आप मुझसे? वह नरोठेपन से बोली। रुखसार बेगम को अपनी बेटी पर तरस भी आया और गुस्सा भी। आखिर तुम्हें किस बात का गुस्सा है हानिया? जियान अच्छा लड़का है, तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचो, इसमें कोई बुराई नहीं है। वह और भी कुछ कहती मगर वह बुरी तरह चिढ़ गई। मुझे जियान की अच्छाइयाँ मत गिनवाइए, मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। यह एक ज़बरदस्ती की शादी है और सिर्फ अपने मफाद के लिए उन्होंने मेरा निकाह जियान से किया है। मुझे अपनी इतनी बेइज्जती मंजूर नहीं है। वह आंसुओं को पीते हुए कह रही थी, मगर जब कुछ न बन पड़ा तो झुंझलाहट से बेड पर बैठते उसने घुटनों में अपना चेहरा छुपा लिया। बाजू अपने ऊपर लपेटते उसने जैसे थककर आंखें बंद कर लीं। रात वह कमरे में आया तो खामोशी से बैठकर दूसरी तरफ लेट गया था। हानिया को हैरत हुई। उसने अभी तक अपना बच्चा लाकर हानिया की गोद में नहीं डाला था और कोई लंबे चौड़े लेक्चर भी नहीं दिए थे। मुझे क्या पड़ी है पूछने की? मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है उसका बच्चा। वह करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी थी। जियान ने उसकी बात, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा, उससे मुखातिब भी नहीं किया था। वह भी अपनी जिंदगी में मग्न थी। जियान अपने बच्चे के लिए एक आया ले आया था और अब वही आया उस 6 महीने के जैद का ख्याल रख रही थी। एक दो दफ़ा हानिया ने सुना भी कि चची दबे दबे अंदाज में जियान को कह रही थी, मगर जवाब वह कुछ नहीं बोला। वह अपना सर झटक कर हर बार ही आगे बढ़ जाती। शादी के शुरू के दिन खत्म हुए तो उसने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। उसके कॉलेज जाने पर भी किसी ने कोई ऐतराज़ नहीं किया। उसे कॉलेज जाते 5वां रोज़ था जब मारिया ने उसे इत्तला दी, अच्छा, शाम को मेरी मंगनी है और मैं तुम्हारे मुंह से कोई बहाना नहीं सुनूंगी। अब तो तुम शादीशुदा हो, अपने शौहर के साथ आ जाना। पहले तो तुम्हें इजाज़त न मिलने के रोग लगे होते थे। मारिया की बात पर वह धीरे से हंसती थी। पहले तो वह शायद न जाती, लेकिन अब उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वह मंगनी में ज़रूर जाएगी। बगावत उसके रोम रोम में बसने लगी थी। शाम को वह मारिया की मंगनी में जाने के लिए बेहद दिल से तैयार होकर नीचे आई तो उसे देखकर रुखसार बेगम ठिठक गईं। तुम कहाँ जा रही हो? जान के साथ कहीं जाने लगी हो? वह यकदम खर्श हुई थीं। हानिया ने सर उठाकर उन्हें देखा। मैं आपके उस लाडले सबूत के साथ कहीं नहीं जा रही। मेरी दोस्त की सगाई है, वहां जा रही हूं। 10 बजे तक आ जाऊंगी। वह दो टूक अंदाज में कहते घर से बाहर निकल आई थी। रुखसार बेगम ने हैरत से उसे जाते देखा। न तो उसने कभी इस अंदाज में बात की थी और न ही इतनी कभी दिखाई थी। रुखसार बेगम के दिल में हूले उठने लगे।
अगर किसी को घर में पता चल गया कि वह इतनी रात को बिना बताए किसी फंक्शन पर गई है तो न जाने सबका क्या रिएक्शन होता। इतनी आज़ाद ख्याली तो उनमें किसी में न थी। हानिया मारिया के घर आ तो गई थी, लेकिन उसके दिल को अजीब सी बेचैनी थी। रंग रोशनी का हक है, कोई भी चीज़ उसे अपनी जानिब मुतवज्जह नहीं कर रही थी। मारिया के चेहरे पर कितनी खुशी थी। मन चाहे शख्स को पा लेना भी एक नेमत होता है, और मेरे हिस्से में क्या आया, सबका जोर ज़बरदस्ती से किया गया फैसला। एक अय्याश मर्द जिसने न जाने कितने गुनाह कर रखे थे, जो इतना दीदा दिलेर है कि अपने गुनाह का फल उठाए यहाँ तक आ गया है। उसने नफ़रत से सर झटका था। मैं घर जा रही हूँ मारिया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह मारिया से माफ़ी मांगकर बाहर निकल आई थी, और अगले ही पल उसे ख्याल आया, मैं तो टैक्सी से आई थी, और रात के इस पहर टैक्सी से कैसे जाऊं? उसने घड़ी में वक्त देखा, 9 बज रहे थे। अब क्या करूं? उसने बैग से मोबाइल निकालकर रुखसार बेगम को फ़ोन किया। अम्मी, घर से ड्राइवर को भेज दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वापस आना है। उसकी बात पर रुखसार बेगम बेचैन हो गई थी। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ड्राइवर को भेज रही हूँ, बस 15 मिनट ही लगेंगे। वह यूं ही लॉन में रखी एक चेयर पर बैठ गई थी जब अंदर से आते मारिया के भाई ने ठिठक कर उसे देखा। सियाह रंगी खूबसूरत पैरों तक आती फ्रॉक में उसकी सफ़ेद रंगत दमक रही थी। शहद रंग आंखों में अजीब सी उदासी थी। वह अपने हाथ में पहनी हुई सियाह चूड़ियों को बेख्याली में घुमाते हुए न जाने किस ख्याल में गुम थी, जब वह उसके पास आकर खंखारा, आप मारिया की फ्रेंड हैं न? क्या कोई परेशानी है? हानिया ने चौंक कर सर उठाया था। वह सामने खड़ा फिक्रमंदी से उसकी सिमत देख रहा था। यह मारिया का भाई था, वलीद। वलीद पर निगाह पड़ते ही उसे अपनी वह कहानी याद आई जो उसने ज़यान को सुनाई थी। उसे खुद पर शर्म आती हुई महसूस हुई। वलीद के साथ आज उसकी पहली बाकायदा मुलाकात थी, और मैंने वलीद के बारे में क्या क्या कुछ कहा था। वह एक झटके से उठ खड़ी हुई। नहीं, मैं ड्राइवर का वेट कर रही हूँ, बस, शुक्रिया। उसके अंदाज में रूखापन था। वलीद ने हैरत से उसे देखा। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रात के इस पहर आप इस तरह यूं दरख्तों के बीच में बैठी हैं, कोई जिनभूत चिपक गया। आपको तो वैसे भी हसीन लड़कियों को जिनभूत जल्द पकड़ लेते हैं। वह आम से लहजे में बोला था। हानिया की निगाहों में खौफ सिमट आया। वह मजीद कोई बात कहता तो शायद वह कभी न डरती, मगर जिनभूत वाली बात ने उसे बेइख्तियार 2 कदम उसके करीब होने पर मजबूर कर दिया था। ड्राइवर भी न जाने कहाँ रह गया है, कितनी देर हो गई है। वह बेसाख्ता झुंझलाई थी, आंखों में नमी उतरने लगी। मैं आपके घर की तरफ ही जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी सामान लेना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वलीद ने एक दफ़ा फिर ऑफ़र दी थी, और अब की बार वह इनकार न कर सकी। घर आकर भी उसने हानिया से कोई बात नहीं की थी। रुखसार बेगम उन दोनों को साथ आते देखकर मुतमिन हो गई थी। मैंने आपसे कहा था कि ड्राइवर भेजिएगा, और आपने इस नमूने को भेज दिया, वह चिढ़कर बोली थी। रुखसार बेगम ने खफकी से उसे देखा। कैसे बात कर रही हो, शौहर है वह, तुम्हारा कुछ तमीज़ किया करो। मगर वह कंधे उचकाती अपने कमरे की सिमत बढ़ गई थी। रुखसार बेगम ने बेबसी से उसे और ज्यादा देखा। वह अपने कमरे में आकर भी खामोशी से लेट गया था। उसके बराबर में लेटते हुए वह तजब्जुब का शिकार हुई। आज से पहले तो हमेशा उसके सोने के बाद ही वह कमरे में आता था, लेकिन अपनी ही सोचों में गुम वह कब गहरी नींद में उतर गई उसे पता ही नहीं चला था। सुबह मोबाइल के मुसलसल बजते अलार्म पर वह घबरा कर उठी थी। ओ गॉड, आज ज़रूरी टेस्ट है और मैं लेट हो गई, पेपर होने वाले हैं, लगता है मुझे फेल होना है। वह गुमराह कर उठी थी। कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर वह तेजी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकल आई। जान अभी तक बेखबर सो रहा था। आज ये ऑफिस क्यों नहीं गया? वह हैरान हुई थी। तेजी से सीढ़ियां उतरकर वह नीचे आई, जहां रुखसार बेगम टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। चाची जान भी वहीं मौजूद थीं। तुम कहाँ जा रही हो? शादी हो गई है तुम्हारी, अब तो घर गृहस्थी संभालो। बच्चा सारा दिन रोता रहता है, आया को बिला वजह इतने पैसे देने पड़ते हैं। माँ का काम होता है बच्चे को संभालना, बजाय इसे संभालने के तुम किताबें उठाकर रोजाना निकल जाती हो। चाची जान की तल्ख आवाज पर हानिया के कदम वहीं जम गए थे। रुखसार बेगम भी घबराकर उसकी सिमत मुड़ी थी। बस कुछ दिन रह गए हैं, उसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो ये घर संभाल लेगी, जैद की देखभाल भी कर लिया करेगी। वह जल्दी से उसकी सफाई देने लगी थी। हानिया ने एक बेबस निगाह अपनी माँ पर डाली। बेकसूर होते हुए भी वह न जाने क्यों वजाहतें देने लग जाती थीं। तुम कब करोगी रुखसार? तुम्हें कौन सी अकल है कि अपनी बेटियों को घर संभालने का तरीका ही बता दो? तरबियत बिल्कुल खराब की है।
तुमने खासकर इस हानिया की कहने को तो अब ये मेरी बहू बन गई है, मगर मजाल है इसने कभी जान का ख्याल किया हो या उसके बेटे का, बस अपनी नखरों में ही पूरी रहती है। वह एक दफ़ा फिर उसकी सिमत मुड़ी थी। हानिया का खून खौलने लगा। चाची जान ने वैसे भी कभी उससे प्यार से बात नहीं की थी, मगर आज तो उनकी टोन ही मुख्तलिफ थी। जाकर कपड़े चेंज करो, अपना कॉलेज का यूनिफॉर्म बदलो और घर के कामकाज में माँ का हाथ बंटाओ। मुलाजिमा छुट्टी पर है। सारे घर के पर्दे और सोफे के कवर धोने वाले हो रहे हैं। मेहमान आते जाते रहते हैं मशीन लगाकर, ये सारे कपड़े धो दो। चाची जान ने हुक्म सुनाया था। वह अपनी जगह साखित रह गई। जब घर में इतने सारे मुलाजिम मौजूद हैं तो क्या ज़रूरत है कि हानिया अपनी पढ़ाई छोड़कर घर के काम करे। भारी मामूस आवाज़ पर वह चौंक कर मुड़ी थी। वह शायद अभी अभी नींद से जागा था और सिर्फ हाथ मुंह धोकर नीचे आ गया था। सोने के बाइस उसकी आंखों पर हल्की सी सूजन थी। चाची जान ने दिल मिलाकर अपने बेटे को देखा था, जो बिला वजह अपनी बीवी की शादी को और तुम भी की साइड लेने लगे हो। तुम्हारे बच्चे को भी नहीं संभालती है, कम अज कम उसे घर का रस्म रिवाज का ख्याल तो होना चाहिए। चाची जान ने एक दफ़ा फिर पूरी कोशिश की थी, मगर अब की बार मुकाबिल उनका बेटा था। मुलाजिम को अपने लिए चाय लाने का कहते उसने सामने पड़ा अखबार उठा लिया था। हानिया अपनी तालीम मुकम्मल करेगी अम्मा, और जैद का ख्याल रखने के लिए मैंने आया रखी हुई है। बाकी घर का कोई कामकाज है तो मुझे बता दें, मैं मज़ीद मुलाजिम रख लूँगा। और चाची जान, आप क्यों बिला वजह सारा दिन काम करती रहती हैं? जब घर में इतने मुलाजिम मौजूद हैं तो आप आराम किया करें। उसने एक ही वक्त में माँ और रुखसार बेगम दोनों को मुखातिब किया था, और रुखसार बेगम के हाथ में उन्हें आज तक किसी और ने मुखातिब न किया था। हानिया ने बेयकीनी से मुड़कर जान को देखा, जो उसकी माँ को यह जुमला कह रहा था और उसकी साइड ले रहा था। तुम जाओ, तुम्हारी वैन आ गई है। अगली बात उसने हानिया से कही थी। उसे हैरत का एक शदीद झटका लगा, जो कहानियां उसने अपने और वलीद के मुताल्लिक जान को सुनाई थीं। उसे तो चाहिए था वह उसे खड़े खड़े तलाक दे देता, लेकिन अब भी वह उससे इतने प्यार से बात कर रहा था और उसकी साइड ले रहा था। यह कैसे मुमकिन है? हानिया के वजूद पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी थी। पहली दफ़ा उसे ज़यान अच्छा लगा, जो इमेज उसने ज़यान का अपने जहन में बना रखा था। पहली दफ़ा उसमें एक दरार पड़ी। मेरी नज़र में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, अपने किरदार का सबूत किस तरह देगा? सामने से आया जैद को उठाए हुए आ रही थी। एक दफ़ा फिर हानिया के अंदर नफ़रत की एक लहर फूटी। शादीशुदा और एक बच्चे का बाप था, और यहाँ आकर कहता है कि मेरी तो शादी हुई नहीं, ये तो किसी और का बच्चा था, मैंने अडॉप्ट कर लिया। नफ़रत से सोचती वह मुड़कर घर से बाहर निकल गई थी। उसे अपने पीछे चाची जान की बड़बड़ाहटें साफ सुनाई दे रही थीं, मगर वह उसे रोक नहीं सकी थी। हानिया के लबों पर न चाहते हुए भी एक मुस्कुराहट बिखर गई। जान का उसे अपनी साइड लेना अच्छा लगा था। चाची जान का रवैया सिर्फ सुबह ही सख्त नहीं था, वापसी पर भी उन्होंने हानिया के साथ वही तरीका अपनाए रखा। आया से छीनकर जैद ज़बरदस्ती उन्होंने हानिया की गोद में डाल दिया था। हानिया की आंखों में आंसू भरने लगे। झुंझलाए हुए अंदाज में उस बच्चे को लेकर वह अपने कमरे में आ गई थी। बच्चा मासूम सा था और बहुत खूबसूरत था। न चाहते हुए भी वह उसकी सिमत देखने लगी, न चाहते हुए भी उसे अपने साथ लगाए सुलाने की कोशिश करने लगी थी। बच्चा सो गया तो उसे बेड पर डालकर वह यूं ही अलमारी तक चली आई। यह अलमारी जान की थी। अभी तक उसने अपने कपड़े इस अलमारी में न लगाए थे। वह अपने कमरे में जाकर अपनी वार्डरोब ही इस्तेमाल करती थी। अब जब रहना यहाँ है तो फिर बिला वजह क्या एतराज़ करना। वह बेजारी से पलटकर अपने कमरे से अपने सारे कपड़े यहाँ ले आई थी और कपड़े तरतीब से अलमारी में लगाते हुए यकदम चौंकी। अलमारी के अंदर एक छोटा सा बैग रखा हुआ था, जिसकी जिप खुली थी और उस बैग में से सारे कागजात बाहर निकल रहे थे। उसने यूं ही बैग उठाकर चीज़ें तरतीब से वापस अंदर डाली तो बुरी तरह से ठिठकी। बैग के अंदर एक तस्वीर थी, बल्कि कई तस्वीरें, कई कागजात। साखित निगाहों से वह एक एक सफ़हा देखती गईं। तस्वीर में मौजूद लड़की कोई और नहीं, तानिया थी। उसकी बड़ी बहन तानिया, जो शादी के बाद से गायब थी, जिसका कुछ पता न था। तस्वीर में उसने एक नामौलूद बच्चे को उठा रखा था। वह बेहद कमज़ोर लग रही थी। तस्वीर अस्पताल की थी, मगर यह अस्पताल पाकिस्तान का नहीं लग रहा था। क्या देख रही हो? भारी आवाज़ पर वह चौंक कर बोली थी। वह सामने खड़ा था, दोनों बाजू सीने पर बांधे गौर से उसका जायज़ा ले रहा था। हानिया के चेहरे की रंगत जर्द पड़ती जा रही थी। ये तस्वीर, ये तो तानिया की है। कहाँ है वो? उसके लबों से बमुश्किल निकला था। ज़यान ने गहरी सांस ली। अब शक तो नहीं करोगी कि मेरे बैग में से तानिया की तस्वीर क्यों निकली है? ये बाकी कागजात कैसे हैं?
वो संजीदा लहजे में कहते हुए 2 कदम आगे आया। हानिया की आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। सही पहचाना है तुमने, ये तानिया ही है। 2 बरस पहले जब बाबा के जानने वालों में उसकी शादी हुई थी तो वो लड़का इमरान उसे लेकर अमेरिका चला गया था। बाकी घर वाले भी अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। मुझे ही मालूम था कि शादी के बाद उस पर क्या गुजरी। मुझे तो बस बाबा ने इस शादी की इतला दी थी। तुमको याद होगा कि मैं तो शादी पर भी नहीं आया था। हाँ, मगर अमेरिका में एक शाम बर्फबारी के दौरान मेरे घर का दरवाज़ा खटका। मैंने खोला तो सामने तानिया खड़ी थीं, इंतहाई खराब हाल में, आंखों में आंसू और 6 माह की प्रेगनेंसी में। मैं हैरान रह गया और तभी पता चला कि उसके शौहर ने उसे किसी गोरे के हाथ बेच दिया था। वो ये बच्चा भी नहीं चाहता था, हालांकि ये बच्चा तानिया के शौहर इमरान का ही था। न जाने वो किस तरह उस गोरे को धोखा देकर मेरे पास पहुंची थी। बात की सारी कार्रवाई मैंने की। उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया, पुलिस की मदद से इमरान और उसके घर वालों को अरेस्ट करवाया। ये सारी बातें बाबा जान जानते थे। चाची जान को बताने से उन्होंने मना किया था। बकौल उनके, अगर उन्हें पता चलता कि उनकी बेटी के साथ परदेस में इतना बुरा जुल्म हुआ है तो शायद वो ये सब सह नहीं पाती। मैं तानिया की डिलीवरी का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसे और उसके बच्चे को लेकर वतन वापस आ सकूं, मगर तानिया को इतनी मोहलत ही नहीं मिली। जैद को जन्म देने के सिर्फ 2 घंटे बाद वो अंदरूनी जख्मों की वजह से चल बसी। उसकी मौत की खबर देने से भी बाबा जान ने ही मुझे मना किया। मैं खामोशी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। जैद 6 महीने का हुआ तो मेरी सब्र की इंतहा हो गई। मैं उसे तुम लोगों से अलग नहीं रख सकता था। उसे माँ की ज़रूरत थी, सो मैं उसे लेकर वतन वापस आ गया। और यहाँ आते ही मेरी नज़र तुम पर पड़ी तो मुझे पहली नज़र में ही अच्छा लगा। हम दोनों के दरमियान काफ़ी एज गैप है, मगर मेरे दिल ने गवाही दी कि तुम जैद को बिल्कुल अपनी बहन की तरह पालोगी, एक माँ बनकर। उससे तो खुदा ने इतनी मोहलत नहीं दी, लेकिन तुम्हें तो ये मौका मयस्सर आ रहा है। इस मासूम बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं। मैं जानता हूँ बाबा जान ने गलत किया, उन्हें बिना जान पहचान के तानिया की शादी वहाँ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो खुद भी बहुत शर्मिंदा थे और उसी शर्मिंदगी की वजह से उन्होंने आज तक रुखसार चाची को ये सब नहीं बताया। वो शर्मिंदगी से कह रहा था। हानिया के हाथों से कागजात और तस्वीरें छूटकर नीचे गिर गए। बहन की मौत का सदमा इतना शदीद था कि वो बर्बादी मिट्टी की तरह ज़मीन पर बैठती चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो आहिस्तगी से पंजों के बल उसके बराबर बैठ गया। मैं जानता हूँ ये सदमा बहुत बड़ा है हानिया, मगर तुम्हें इसे तस्लीम करना होगा। जिंदगी कभी कभी हमें बहुत बुरे चेहरे दिखाती है, लेकिन किस्मत पर हमारा इख्तियार नहीं होता। तुम्हारी बहन अब तुम्हारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके वजूद का एक टुकड़ा तुम्हारे पास है। उसने सोए हुए जैद को लाकर हानिया की गोद में डाल दिया। वो आंसुओं के बीच उस मासूम फरिश्ते को देखती चली गई। उसने क्यों ना पहचाना? उसके नक्श में साफ तौर पर तानिया की शबीह नजर आ रही थी। जियान ने उसे खामोशी से रोने दिया। रुखसार चाची को भी तानिया की मौत की इतला दे दी थी। बेटी की मौत पर रोकर आखिरकार वो भी खामोश हो गईं। नन्हे जैद को गोद में उठाए उन्हें लगा जैसे उन्होंने वापस अपनी बेटी को पा लिया हो। चचा जान ने शर्मिंदगी से अपने किए पर माफ़ी मांगी थी, मगर हकीकत तो ये थी कि वो खुद इस बात से अनजान थे कि जहां तानिया का रिश्ता कर रहे थे वो लोग कैसे थे। मैं शर्मिंदा था और उसी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए मैंने हानिया और जयान का निकाह करवाया कि कम से कम तुम्हारी दूसरी बेटी तो महफूज रहे। वो शर्मिंदगी से रुखसार बेगम से कह रहे थे। सारे दर्द साफ होने लगे थे। हानिया के दिल में जहां जयान के लिए सिर्फ नफरत थी, अब वहां एहतराम था, इज्जत थी। वो उसकी बहन के बच्चे को वहां से लाया था, मगर वो अपने हाथों अपना घर बर्बाद कर चुकी थी, वलीद और अपना छोटा किस्सा सुनाकर। और उस रात जब वो खामोशी से खिड़की के पास खड़ी थी, वो धीरे से उसके पास चला आया। मैं जानता हूँ कि वलीद और अपने मुताल्लिक़त तुमने जो कुछ बताया, वो वलीद तो पिछले 5 साल से किसी लड़की के साथ एंगेज्ड है और वो दोनों बहुत खुश हैं, अपनी शादी प्लान कर रहे हैं। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि ये सब तुमने सिर्फ झूठ बोला था। वो आहिस्तगी से उसे अपने साथ लगाते हुए कह रहा था। हानिया के दिल में ढेरों सुकून उतरने लगा। अब कोई वजाहत, कोई सफाई की ज़रूरत नहीं थी। पलकें मूंदते हुए उसने जयान के सीने पर अपना सर टिका दिया था। अब वो एक मुकम्मल फैमिली थे।